दोस्तों जरा सोचिए, एक आम मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो इंडिया का फूड डिलीवरी रेवोल्यूशन लाएगा। ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड, ना कोई बड़े रिसोर्सेस, बस एक आइडिया, एक डिटर्मिनेशन। ये कहानी है दीपिंदर गोयल की, जो एक छोटे से सपने से शुरू हुई थी और आज एक मल्टी फूड डिलीवरी एम्पायर बन गई है। नाम है जोमैटो, जो आज हर इंडियन के दिन की शुरुआत और खत्म होने का एक हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, आज जो दीपिंदर गोयल है, उनका सफर एक आम मिडिल क्लास फैमिली से शुरू होता है। पंजाब के मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए दीपिंदर ने एक बड़ी ही सिंपल लेकिन वैल्यू से भरी परवरिश पाई है। उनके पिता एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे और माँ एक होम मेकर। उनका जीवन एक ऐसे परिवार में गुजरा जहां एजुकेशन को सबसे ऊपर रखा जाता था, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हमेशा चलती रही और बचपन से ही दीपिंदर एक फोकस्ड और डिटरमाइंड स्टूडेंट रहे। दीपिंदर को छोटी उम्र से ही सीखने का जुनून था और उनकी मेहनत ने उन्हें पहुंचा दिया IIT दिल्ली तक। 2005 में उन्होंने IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की, जो कि उनके करियर का पहला बड़ा माइलस्टोन बना। IIT दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने टेक्नोलॉजी के प्रति अपना इंटरेस्ट डेवलप किया और वहीं से उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू होने लगी। IIT के बाद दीपिंदर ने एक रेप्यूटेड कंसल्टेंसी फर्म बैन एंड कंपनी में जॉब ज्वाइन की। वहां काम करते हुए उन्होंने देखा कि लंच के टाइम पर ऑफिस में कैसे सब लोग रेस्टोरेंट्स के मेन्यू ढूंढा करते थे। बस यही एक दिन उनके दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया कि क्यों ना रेस्टोरेंट्स के मेन्यू को ऑनलाइन कर दिया जाए। और यहीं से शुरू होता है फूडी बे का सफर, जो कि आगे जाकर जोमैटो बनने वाला था। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने के बावजूद दीपिंदर के सपने बड़े थे। उन्होंने अपनी स्टेबल कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर रिस्क उठाया और 2008 में अपने को-फाउंडर पंकज चड्ढा के साथ मिलकर फूडी बे की शुरुआत की। यहाँ से एक नई कहानी लिखी गई। एक लड़का जो रिसोर्सेज के बिना बस अपने विजन और डेडिकेशन के बल पर आज एक मल्टी करोड़ एम्पायर खड़ा कर चुका है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस सक्सेस स्टोरीज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, 2008 में दीपिंदर गोयल ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर एक अच्छा खासा बड़ा रिस्क उठा लिया। एक ऐसा रिस्क जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने अपने को-फाउंडर पंकज चड्ढा के साथ मिलकर एक वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम था फूडी बे। शुरुआत छोटी थी लेकिन विजन बड़ा था। उनका गोल था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां लोग अपने आसपास के रेस्टोरेंट्स के मेन्यू देख सकें और आसानी से अपना खाना ऑर्डर कर सकें। लेकिन शुरू में सब कुछ आसान नहीं था। फूडी बे काफी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में लॉन्च हुई थी। ना कोई बड़ी फंडिंग थी, ना ही कोई एस्टैब्लिश नाम मार्केट में था। उन दोनों फाउंडर्स के पास था तो सिर्फ अपना जुनून, एक लैपटॉप और कुछ कोडिंग स्किल्स। पर दीपिंदर ने कभी भी अपनी बिलीफ नहीं हारी। उन्होंने रेस्टोरेंट ओनर से पर्सनली बात करके उन्हें कन्विंस किया और अपने मेन्यू को ऑनलाइन लिस्ट करने का आइडिया कितना वैल्यूएबल है ये उन्हें समझाया। दीपिंदर और पंकज काफी मेहनत से फूडी बे को ग्रो कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था। 2009 के आसपास उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी वेबसाइट का नाम ही बदलना पड़ेगा। फूडी बे का नाम ईबे से काफी मिलता जुलता था, जो उस वक्त एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड था और उन्हें एक रीब्रांडिंग का टफ डिसीजन लेना पड़ा। 2009 में फूडी बे ऑफिशियली जोमैटो बन गया, एक नाम जो आज दुनिया भर में मशहूर है। ये एक छोटा सा नाम चेंज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। जोमैटो ने अपने कंटेंट को और भी रिफाइन कर दिया और वेबसाइट को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में बदल दिया जो सिर्फ मेन्यू ही नहीं बल्कि कस्टमर रिव्यूज और रेटिंग्स भी ऑफर करता था। जोमैटो ने जल्द ही दिल्ली और NCR के रेस्टोरेंट्स को कवर कर लिया और उनका कस्टमर बेस तेजी से बढ़ने लगा। 2010 के आते आते दीपिंदर और पंकज ने महसूस किया कि सिर्फ एक शहर तक सीमित रहना उनके ग्रोथ को रोक कर रखेगा। उन्होंने अपनी वेबसाइट को एक्सपैंड करने का फैसला किया और मुंबई, बेंगलुरु, पुणे जैसे शहरों में जोमैटो को लॉन्च कर दिया। जोमैटो की ग्रोथ की एक वजह थी उनका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और एक कटिंग एज कंटेंट मॉडल। दीपिंदर ने हमेशा फोकस किया कि वेबसाइट पर सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हो। रेस्टोरेंट मेन्यूज, प्राइसिंग, फोटोज और रिव्यूज सब कुछ एक्यूरेट और अप टू डेट होता था।
ये कस्टमर ट्रस्ट बनाने के लिए उनकी कोर स्ट्रैटेजी थी। लेकिन सिर्फ एक्सपेंशन और एक्यूरेट कंटेंट के बल पर कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। 2011 में जोमैटो ने वेंचर कैपिटल फंडिंग रेज की। Naukri.com के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने उनके विजन पर भरोसा किया और इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया। इस फंडिंग ने जोमैटो को अपने ऑपरेशंस को स्केल करने का एक बड़ा पुश दिया। दोस्तों, ये सफर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा। 2012 तक जोमैटो ने अपने पहले इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री की। दुबई और यूएई में अपनी सर्विसेज लॉन्च करने के बाद जोमैटो ने ग्लोबल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जोमैटो की सक्सेस सिर्फ एक फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म तक नहीं रही। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को डाइवर्सिफाई किया और 2015 में फूड डिलीवरी मार्केट में एंट्री की और ये उनका सबसे बड़ा पिवट था, जिससे जोमैटो एक $1 बिलियन कंपनी बनने की राह पर आगे बढ़ा। जोमैटो की ग्रोथ और उनके पीछे की स्ट्रैटेजी को समझना जरूरी है। उन्होंने हमेशा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए किया। AI बेस्ड डिलीवरी लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट रूटिंग सिस्टम और हाइपर लोकल डिलीवरी जोन्स के जरिए जोमैटो ने अपने डिलीवरी एफिशिएंसी को अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी आगे रखा। दीपिंदर का बिजनेस मॉडल काफी सिंपल था, कस्टमर को सबसे अच्छा और तेज सर्विस देना। उन्होंने लोकल रेस्टोरेंट्स के साथ में स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बनाई, उन्हें डिजिटल प्रेजेंस दी और हर स्तर पर उन्हें सपोर्ट किया। ये एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी थी जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिशियल था। बिजनेस स्ट्रैटेजी और रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आपके थॉट सुनना हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, जोमैटो की सक्सेस का एक और स्ट्रॉन्ग पिलर उनका बिजनेस स्ट्रैटेजी और रेवेन्यू मॉडल था। जोमैटो ने अपने आने वाले रेवेन्यू के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर दिया ताकि वो सिर्फ एक कंटेंट प्लेटफॉर्म तक सीमित ना रहे। ये अप्रोच उनकी सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी था। पहला रेवेन्यू मॉडल जो जोमैटो ने डेवलप किया था वो था एडवर्टाइजिंग। रेस्टोरेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर पेड लिस्टिंग देने का ऑप्शन दिया गया था ताकि वो अपने आप को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले कर सकें। इससे रेस्टोरेंट्स को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती थी और जोमैटो को एक स्टेबल इनकम सोर्स। जैसे जैसे जोमैटो का यूजर बेस बढ़ा, इन एडवर्टाइजमेंट्स की वैल्यू और भी एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी। लेकिन इसके बाद जोमैटो का सबसे बड़ा गेम चेंजर था उनका फूड डिलीवरी सर्विस। 2015 में जोमैटो ने फूड डिलीवरी का सेगमेंट लॉन्च किया जो आज उनका कोर बिजनेस बन चुका है। ये सिर्फ एक नेचुरल एक्सटेंशन था। रेस्टोरेंट्स डिस्कवरी के बाद अब लोग घर बैठे खाना ऑर्डर कर सकते थे। डिलीवरी लॉजिस्टिक्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उन्होंने अपना इन हाउस डिलीवरी फ्लीट सेटअप किया और स्मार्ट रूटिंग सिस्टम का उपयोग करके डिलीवरी टाइम को कम किया। आज जोमैटो का फूड डिलीवरी बिजनेस मल्टी करोड़ का है और वो हर दिन लाखों ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं। इस पूरे डिलीवरी नेटवर्क का फाउंडेशन एक सॉलिड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जहां हर ऑर्डर का ट्रैकिंग, डिलीवरी टाइम ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमर फीडबैक कलेक्शन ऑटोमेटेड है। जोमैटो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि उन्होंने पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर एक गहरा प्रभाव डाला। जब छोटे और मीडियम स्केल रेस्टोरेंट्स को डिजिटल एक्सपोजर मिला तो उनकी सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। जोमैटो ने रेस्टोरेंट पार्टनर्स को एक फुल फ्लेज्ड टूल किट दिया। ऑनलाइन मेन्यूज, कस्टमर रिव्यूज और डिलीवरी सर्विसेज, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड। ये सब रेस्टोरेंट्स के लिए एक गेम चेंजिंग कदम साबित हुआ। जोमैटो के प्लेटफॉर्म ने खासतौर पर उन रेस्टोरेंट्स को फायदा दिया जो पारंपरिक मार्केटिंग नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपनी प्रेजेंस एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाई जिससे कि उनका बिजनेस स्केल करने में मदद मिली। जोमैटो ने लॉयल्टी प्रोग्राम्स और सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसे जोमैटो गोल्ड को लॉन्च किया जो कि रेस्टोरेंट पार्टनर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए फायदेमंद था। दोस्तों, आज जोमैटो एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है जो हर दिन लाखों ऑर्डर्स प्रोसेस करती है। 2023 के अनुसार जोमैटो का एनुअल रेवेन्यू 7,079 करोड़ से ज्यादा का है और 2022-23 में लगभग 50 करोड़ ऑर्डर्स प्रोसेस किए गए। ये नंबर सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ का सबूत है। जोमैटो ने अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अपने यूनिट इकोनॉमिक्स को सुधारा। जहां पहले उनका फोकस मार्केट शेयर पर था, अब वो प्रॉफिटेबिलिटी पर शिफ्ट हो गया। जोमैटो के ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और वो लॉसेस को सिस्टमैटिकली कम कर रहे हैं। जोमैटो ने अपने कंपटीशन को टैकल करने और मार्केट में अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट्स का सहारा लिया।
एक बड़ा कदम था 2020 में उबर ईट्स इंडिया का एक्विजिशन। इस एक्विजिशन से जोमैटो ने अपना मार्केट शेयर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। इस एक्विजिशन ने उन्हें सीधे स्विगी के साथ कम्पीट करने का एडवांटेज दिया और अब वो मार्केट के लीडर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जोमैटो ने अपनी ऑफरिंग्स को और डाइवर्सिफाई करते हुए ग्रोसरी डिलीवरी और न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी अपने पैर जमाए हैं। दोस्तों, एक सफल बिजनेस बनाने का सफर कभी भी सीधा नहीं होता। दीपिंदर गोयल को भी अपनी जर्नी में कई स्ट्रगल्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जोमैटो के शुरुआती दिनों में रिसोर्सेज की कमी उनका सबसे बड़ा चैलेंज था। बिना किसी बड़ी फंडिंग के दीपिंदर और उनकी टीम को अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए कई मुश्किलें फेस करनी पड़ी। जोमैटो को शुरुआत में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में काफी मुश्किलें आईं। कई रेस्टोरेंट ओनर्स ने पहले इनकार किया। उन्हें ऑनलाइन मेन्यूज और रिव्यूज का कॉन्सेप्ट समझाना ही बड़ा मुश्किल था। दीपिंदर को पर्सनली हर एक रेस्टोरेंट ओनर के पास जाकर उन्हें कन्विंस करना पड़ा और ये एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक और बड़ा चैलेंज था कंपटीशन का लगातार बढ़ना। जब जोमैटो ने फूड डिलीवरी मार्केट में एंट्री की, उनका सीधा मुकाबला स्विगी जैसे कॉम्पिटिटर से था। डिलीवरी लॉजिस्टिक्स को स्ट्रीमलाइन करना, राइडर फ्लीट्स को मैनेज करना और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करना, इन सभी चीजों में बहुत सारी जटिलताएं थीं। वेंचर कैपिटल फंडिंग मिलने के बाद भी दीपिंदर को अपने इन्वेस्टर्स को लगातार इंप्रेस करना पड़ता था। उन्होंने फंडिंग तो रेज कर ली थी, लेकिन एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल एस्टैब्लिश करना, कैश बर्न कंट्रोल करना और प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट्स को अचीव करना आसान नहीं था। हर राउंड ऑफ फंडिंग के बाद उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया और इसके साथ ही एग्जीक्यूशंस में एरर्स होने लगे। जोमैटो के ग्लोबल एक्सपेंशन में भी कई चैलेंजेस आए। हर देश का रेस्टोरेंट मार्केट और कस्टमर बिहेवियर अलग होता है। दुबई और यूके जैसे मार्केट्स में अपनी पहचान बनाना उनके लिए पहला विदेशी टेस्ट था। कल्चरल डिफरेंस, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स और मार्केट पेनिट्रेशन में काफी हिकअप्स आए। कई फॉरेन वेंचर्स पहले एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं दिखा पाए और जोमैटो को अपनी स्ट्रैटेजी को री-इवैल्यूएट करना पड़ा। एक और मेजर स्ट्रगल था 2020 के कोविड-19 पैंडेमिक का, जब पूरी की पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री शट डाउन हो गई थी। जोमैटो के डिलीवरी ऑपरेशंस लगभग बंद हो गए और कंपनी को हैवी लॉसेस झेलने पड़े। लेकिन दीपिंदर ने इस क्राइसिस को अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उन्होंने जल्दी से ग्रोसरी डिलीवरी और एसेंशियल्स की तरफ पिवट किया और जोमैटो ने अपने बिजनेस मॉडल को तेजी से अडॉप्ट किया। दीपिंदर गोयल का विजन क्लियर है, जोमैटो को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल फूड इंडस्ट्री में एक लीडर बनाना। आने वाले समय में जोमैटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को और ज्यादा इंटीग्रेट करके कस्टमर एक्सपीरियंस को और भी सीमलेस बनाने का प्लान कर रहा है। जोमैटो का फोकस अब सस्टेनेबिलिटी पर भी है। वो अपने डिलीवरी ऑप्शंस को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इको फ्रेंडली पैकेजिंग को प्रमोट कर रहे हैं। दीपिंदर गोयल की लीडरशिप के नीचे जोमैटो हर मुश्किल का सामना करके और ज्यादा मजबूत होता गया। उन्होंने अपने फेलियर से सीखा, अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को समझा और अपने बिजनेस मॉडल को हर बार री इन्वेंट किया। छोटे से स्टार्टअप से लेकर आज $1 बिलियन कंपनी तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन दीपिंदर की पर्सिस्टेंस ने जोमैटो को एक एम्पायर बना दिया। दोस्तों, जोमैटो की सफलता सिर्फ एक इनोवेटिव आइडिया की वजह से नहीं, बल्कि दीपिंदर गोयल की लीडरशिप, डिटर्मिनेशन, विजन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उनके कंसिस्टेंट लर्निंग और नेवर गिव अप एटीट्यूड का नतीजा है। उन्होंने हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज के रूप में लिया और हर डिफीट को अपने नए सक्सेस का फाउंडेशन बनाया। जोमैटो का सफर एक मिसाल है उन सब के लिए जो अपनी मेहनत से अपना सपना जीना चाहते हैं। तो अगर आप भी किसी सपने को पूरा करने की सोच रहे हैं तो दीपिंदर की जर्नी से सीखिए। सपना छोटा हो या बड़ा, अगर हौसले हो तो सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल कहानियां सुनने को मिलें।